सोचिए, 15 मई 2008 की एक बिल्कुल आम सी रात। नोएडा के एक शांत फ्लैट में 4 लोग सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब सुबह होगी तो उन 4 में से सिर्फ 2 ही जिंदा बचेंगे। ये कहानी है आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस की। जी हाँ, एक ऐसी पहेली जिसने 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक पूरे देश को अपनी उलझन में जकड़े रखा। एक ऐसा मामला जिसने हम सबको जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया था, और आज भी ये सवाल हमारे जहन में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये आरुषि के माता पिता के उस दर्दनाक सफर की भी है। तो चलिए, आज हम आपको उसी बंद दरवाजे के पीछे ले चलते हैं। एक एक करके सबूतों की उन परतों को खोलते हैं जो इस कहानी में उलझी पड़ी हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस आखिरी दिन जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, और उन 4 लोगों से मिलना होगा जो उस रात उस घर में मौजूद थे। तो कहानी के 4 मुख्य किरदार ये थे। डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार, दोनों ही डेंटिस्ट, उनकी इकलौती बेटी 13 साल की आरुषि और उनका घरेलू सहायक 45 साल का हेमराज। 15 मई का दिन, जानते हैं, किसी भी दूसरे दिन की तरह ही गुजरा। माता पिता अपने काम पर गए, बेटी स्कूल गई, शाम को सब घर लौटे, और रात 9:30 बजे जब ड्राइवर ने उन्हें आखिरी बार देखा तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उसी रात परिवार ने आरुषि को उसके जन्मदिन पर एक तोहफा दिया था, एक नया कैमरा। करीब 10 बजे उन्होंने उसी कैमरे से एक आखिरी तस्वीर खींची, एक मुस्कुराते हुए खुशहाल परिवार की तस्वीर, जिसमें कोई नहीं जानता था कि बस कुछ ही घंटों में इस घर की 2 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। और अब हम उस रात के अंधेरे में उतरते हैं। आइए एक एक करके उन घंटों को देखते हैं जब सब कुछ बदल गया। तस्वीर लेने के बाद माता पिता अपने कमरे में चले गए। रात के करीब 11 बजे इंटरनेट राउटर ऑन होता है। 11:41 पर एक ईमेल भी भेजा जाता है, और फिर आधी रात के आसपास गहरा सन्नाटा। जब आरुषि के दोस्त ने फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल का वक्त रात 12 से 1 बजे के बीच का था। कत्ल का तरीका बेहद क्रूर और एकदम प्रिसिशन से किया गया था। दोनों के सिर पर पहले जोरदार हमला हुआ और फिर उनका गला काट दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? इतने बड़े घर में किसी भी पड़ोसी ने एक चीख तक नहीं सुनी। जैसे कातिल आया, अपना काम किया और बिना कोई आहत किए गायब हो गया। चलिए अब चलते हैं अगली सुबह, जब घर की नौकरानी भारती मंडल हमेशा की तरह अपने काम पर आई। देखिए, इस कहानी में घर के दरवाजे ही सबसे बड़ी पहेली बन जाते हैं। जब नौकरानी भारती आई तो बाहर का दरवाजा सिर्फ अटका हुआ था, लॉक नहीं। लेकिन जो अंदर का जाली वाला दरवाजा था वो बाहर से बंद था। नूपुर ने ऊपर से चाबियां फेंकी। जैसे ही भारती अंदर घुसी, उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। आरुषि अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और घर का नौकर हेमराज गायब था। उस पल हर किसी के दिमाग में एक ही भयानक शक आया। हेमराज ने आरुषि को मारा और भाग गया। फिर जो हुआ वो किसी भी जांच की सबसे बड़ी नाकामी थी। देखते ही देखते घर तमाशा बन गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, हर कोई अंदर था। किसी भी कत्ल की जांच की जो सबसे अहम कड़ी होती है, यानी क्राइम सीन, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका था। और पुलिस ने एक और बड़ी गलती की। उन्होंने छत के बंद दरवाजे को खोलने की जहमत तक नहीं उठाई। लेकिन अगले ही दिन इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगले दिन 17 मई को जब पुलिस ने आखिरकार छत का वो बंद दरवाजा तोड़ा तो कहानी पूरी तरह पलट गई। छत पर हेमराज की लाश पड़ी थी और जख्म बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आरुषि के। जो कल तक मुख्य संदिग्ध था वो खुद एक पीड़ित निकला। और यहीं से कहानी 3 अलग अलग दिशाओं में बट गई। पहली थ्योरी, कातिल माता पिता ही हैं, क्योंकि घर में कोई बाहर से आया ही नहीं। दूसरी थ्योरी, कत्ल हेमराज के दोस्तों ने किया, जिन्होंने नार्को टेस्ट में कुछ बातें कबूल की थीं। और एक तीसरी थ्योरी, कोई अनजान बाहरी व्यक्ति जिसका आज तक कोई नामोनिशान नहीं मिला है। अब बात करते हैं इस केस के लंबे और बहुत ही उलझे हुए कानूनी सफर की, जो जांच से शुरू होकर मुकदमे और अपील तक सालों तक चला। 2010 में सीबीआई ने सबूतों की कमी बताकर केस बंद करने की रिपोर्ट दी, लेकिन कोर्ट ने उस रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानकर माता पिता पर मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया।
2013 में गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। निचली अदालत का फैसला इस बात पर आधारित था कि भले ही कोई सीधा डायरेक्ट सबूत न हो, लेकिन जो हालात थे, जो परिस्थितियां थीं, वो एक ऐसी चेन बना रही थीं जो साफ तौर पर माता-पिता की तरफ ही इशारा कर रही थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सबूतों की ये चेन, ये कड़ी पूरी नहीं है। बहुत सी कड़ियां या तो कमजोर हैं या फिर गायब हैं, और कानून का एक ही नियम है, शक का फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है। सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को उम्र कैद नहीं हो सकती। तो इतने सालों की जांच, मुकदमे और मीडिया ट्रायल के बाद आखिर हम यकीन के साथ क्या जानते हैं, और क्या है जो शायद हमेशा के लिए एक राज ही बना रहेगा? हम इतना जानते हैं कि 2 लोगों की बेरहमी से हत्या हुई थी। हम ये भी जानते हैं कि क्राइम सीन को बर्बाद कर दिया गया था, और कत्ल का हथियार वो तो आज तक नहीं मिला। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस रात असल में हुआ क्या था। सच ये है कि हमारे पास एक भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो किसी को भी कातिल साबित कर सके। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दुख सिर्फ ये नहीं है कि 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। सबसे बड़ा दुख ये है कि इतने सालों बाद भी हमारा पूरा सिस्टम मिलकर भी सच को सामने लाने में नाकाम रहा। उस भर के दरवाजे तो खुल गए, केस की फाइलें भी बंद होके फिर खुलीं और फिर बंद हो गईं, लेकिन उस रात की जो असली कहानी है ना, वो शायद आज भी एक ऐसे दरवाजे के पीछे कैद है जो शायद ही कभी खुलेगा। अब सवाल आप सबसे है, जो सबूत और हालात सामने हैं, उनके आधार पर क्या लगता है फ्लैट L32 के अंदर उस रात क्या हुआ होगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही उलझी हुई कहानियों को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।